हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद विकास टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल क्षार के गुण, यानी अम्ल और क्षार में कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, अगर हम अम्ल क्षार के गुणों की बात करते हैं तो पहला गुण हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे व क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी या पहला जो गुण है वो सिंपल सा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, सेकंड जो गुण रहेगा अम्ल क्षार के लिए कि अम्ल और क्षार धातुओं के साथ किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो हमारी एक छोटी सी हेडिंग रहेगी कि अम्ल व क्षार की धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले कि अम्ल के लिए। तो सबसे पहले हम अगर अम्ल के लिए याद करें तो हम क्या लिखेंगे, अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया, यह अम्ल जो है वो धातुओं से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल जितने भी होते हैं वो धातुओं से जब क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आप लोग को बहुत बार पता होगा कि ये कहा जाता है कि दही जो होता है उसे धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, और स्पेशल उसमें भी कहा जाता है कि कॉपर या तांबे के बर्तन में उसे कभी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही खट्टे पदार्थों को, जिनमें अम्ल में जैसे दही हो गया या फिर नींबू हो गया, उनको जब हम इन कॉपर के या अन्य धातु के बर्तनों में रखते हैं तो उसके साथ क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करने के बाद में एक विशेष तरह का पदार्थ या हम कह सकते हैं विषैला पदार्थ बना लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अम्ल को जब धातुओं के बर्तन में रखा जाता है तो अम्ल धातुओं के साथ क्रिया कर लेता है और एक विषैले पदार्थ का निर्माण कर लेता है। इसीलिए अम्लों को धातुओं के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो अम्ल जब धातुओं के साथ अगर क्रिया करेंगे, अम्ल जब धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, एक तो बनता है लवण और एक बनता है हाइड्रोजन। दो चीजें इसमें बनती है। कौन कौन सी दो चीजें बनेंगी? अम्ल की जब धातुओं के साथ क्रिया होगी तो एक तो बनेगा लवण और एक बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे मैंने अम्ल के तौर पर ले लिया H2SO4। H2SO4 क्या आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोग नाम याद रखिएगा ताकि आप लोग को बाद में इसे समझने में आसानी हो। और धातु के तौर पे हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर ही ले लेते हैं धातु के तौर पे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सिंपल सा विस्थापन हो जाता है। विस्थापन का मतलब कॉपर क्या करता है, इस हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देता है। तो देखो, कॉपर हाइड्रोजन की जगह आएगा तो क्या बनेगा, Cu, और बाकी क्या बचा, SO4, और हाइड्रोजन यहां से हटी और बाहर चलेगी तो यह हाइड्रोजन बाहर, और ये गैस के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए मैं एक तीर का निशान यहां पर लगा देता हूं। तो देखिए, कॉपर की क्रिया जब H2SO4 के साथ हुई तो कॉपर ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। ठीक है, और इस कारण से हमारे क्या बना, कॉपर यहां पे आ गया H2 की जगह पर, और SO4 पहले से था। तो Cu को कहते हैं कॉपर और SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट। तो हमारे क्या बन के प्राप्त हुआ, कॉपर सल्फेट, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसके नीचे हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि इसी कारण से अम्लों को धातुओं के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। ठीक है, ये छोटा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल को धातुओं के बर्तनों में या फिर कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है। तो हमें ये आंसर लिखना है कि अम्लों को जब धातु या कॉपर के बर्तनों में रखा जाता है तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्लों की। अम्ल के बाद में क्या आता है हमारे सेकंड, क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो सेकंड पढ़ते हैं क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो क्षार कैसे धातुओं के साथ अभिक्रिया करता होगा?
तो यहां पर होता वही है जो अम्ल में हो रहा था, यानी क्षार क्या करते हैं, धातु के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लेकिन हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जब क्षार धातुओं के साथ क्रिया करता है तो लवण और H2 सॉरी क्या बनता है, लवण और H2 बनता है। तो लवण और H2 तो बनता ही है, लेकिन इसमें क्षार जो होता है वो सभी प्रकार की धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता। कुछ ही धातु जो होती है वो क्षार के साथ क्रिया कर पाती है। ठीक है, अब देखिए क्षार के तौर पे हम कौन सा ले सकते हैं, NaOH। आप लोग को मैं पहले भी कह चुका हूं, अम्ल की बात आए तो HCl का उपयोग कीजिए और क्षार की बात आए तो NaOH की, ताकि आप लोग को क्रिया कराने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब क्षार की हमें किसके साथ क्रिया करवानी है, धातु के साथ। ठीक है, तो हम इसमें किसी भी धातु का उपयोग कर सकते हैं और विशेषकर उन धातुओं का उपयोग करना पड़ता है जो इसके साथ आसानी से क्रिया कर ले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ले लेते हैं कैल्शियम, जैसे मैंने कैल्शियम लिया। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए इसमें NaOH के 2 अणु काम में आते हैं। NaOH के कितने अणु काम में आते हैं, 2। ठीक है, अब कैल्शियम की जगह मैं जिंक लेके भी कर सकता हूं, अभी मैं कैल्शियम के द्वारा बताता हूं। तो देखो होगा क्या, इस क्रिया को मैं वापस लिखता हूं, यहां करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। NaOH मैंने लिया है कितनी बार, 2 बार। ये देखिए NaOH लिया और साथ में किसके साथ क्रिया करवा रहा हूं, कैल्शियम के साथ। ठीक है, तब इसमें होगा क्या कि जैसे NaOH की क्रिया कैल्शियम के साथ होगी, इसमें जो हाइड्रोजन है ना, ये देखिए हाइड्रोजन H2 वो तो बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, तो हम कहते हैं देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है, एक तो कैल्शियम बच रहा है, एक सोडियम बच रहा है और एक ऑक्सीजन बच रहा है। ठीक है, तो हमारे सूत्र जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिए 2 Na है और 2 ही हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, और कैल्शियम हमारे पास कितनी है, सिंगल है। ठीक है, तो हमारे इससे क्या सूत्र बन जाएगा, Na2, देखिए Na2 है, फिर कैल्शियम, फिर O2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, Na2CaO2। ठीक है, अब मैं या करके लिख देता हूं कि अगर मैं इस कैल्शियम की जगह पर कोई दूसरा लेता, अब पहले अगर इसका नाम बताना चाहे तो क्या होगा, तो देखिए क्या नाम है, इसको कहते हैं हम सोडियम। ठीक है, और ये रहा CaO2, तो इसे कहते हैं कैल्सेट। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, या कैल्सिएट भी कह सकते हैं, कैल्सिएट, ये करके। ठीक है, कैल्सिएट, ये सोडियम कैल्सिएट। अगर मैं इसकी जगह पर, कैल्शियम की जगह पर जिंक लूं तो कैसी क्रिया होगी, तो आप लोग देखेंगे। अगर मैं ये की क्रिया वापस लेता हूं, देखिए मैंने या करके क्रिया लिखी तो वापस ये सूत्र लिख देता हूं, यहाँ पे Na2CaO2 प्लस H2। अब मैं जिंक ले लेता हूं, देखिए NaOH 2 बार था, ये 2 बार, और साथ में क्या लिया, जिंक। ठीक है, सेम ऐसी कैसी क्रिया होगी, सबसे पहले इसमें कितने हाइड्रोजन है, देखिए 2 है, तो 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब H2 के रूप में बाहर निकल गए। अब हमारे पास क्या बचा, 2 Na बचे, 2 ऑक्सीजन बची, तो कैल्शियम की क्या है, जिंक, तो जिंक बचा। तो अब देखिए क्या होगा, सूत्र वैसा का वैसा बनेगा, इस कैल्शियम की जगह हमें जिंक लिखना है, तो क्या सूत्र बनेगा, Na2, फिर Ca की जगह क्या लिख दूं मैं, Zn और O2। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने क्या नाम लिखा था, सोडियम कैल्सिएट। अब देखिए यहां पे सोडियम तो रहेगा लेकिन जिंक है, तो बन जाएगा जिंकेट। ठीक है, तो सिंपल सा है, NaOH यानी क्षार था, उसकी क्रिया हमने करवाई जिंक के साथ, तो हमें सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन प्राप्त। सिंपल सा है। अगर लैंग्वेज में आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग को ये लिखना पड़ेगा कि जब क्षार की, किसकी, क्षार की धातुओं के साथ क्रिया करवाई जाती है तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है।
फिर नीचे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि सभी चार जो होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया नहीं करते। फिर एग्जाम्पल अगर लिखना है, जो आप दोनों एग्जाम्पल लिखोगे तो और भी अच्छा है, और एक एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। तो देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिखेंगे, जब NaOH की क्रिया कैल्शियम के साथ करवाई जाती है तो हमें सोडियम कैल्सिएट प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। वैसा का वैसा सार में हो रहा है कि सार की जब जिंक के साथ क्रिया करवाई गई तो हमें सोडियम जिंकेट प्राप्त हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। सिंपल है, याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अम्ल और क्षार की धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सॉरी फोर्थ की। ठीक है, अब कर रहे हैं कि अम्ल ऑक्साइड के साथ, सॉरी धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। के साथ अभिक्रिया। अब मैं कह रहा हूं कि मैं अम्ल ले रहा हूं और उस अम्ल की क्रिया करवा रहा हूं धातु ऑक्साइड के साथ। धातु ऑक्साइड का मतलब कि ऐसी धातु जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हमारे क्या बनेगा, हमारे इसके अंदर भी बनेगा एक तो लवण, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही थी, यहां पर जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। ठीक है, तो अम्ल की हम धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो अम्ल के तौर पे हमेशा हम क्या लेते थे, HCl, तो HCl ही ले रहे हैं। और धातु ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं, इसका मतलब ऐसी हमें धातु लेनी पड़ेगी जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। आप लोगों ने MgO पढ़ा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, यहां पर 2 आ जाए, 2 HCl के रूप लेते। अगर मैं इसको या करके सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो कितने HCl है, 2, तो 2 HCl मैंने लिए। देखिए 2 HCl थे और किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, MgO के साथ। तो देखिए क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन ये रही, तो क्या बनेगा, H2O। अब हमारे पास क्या बचा, 1 Mg बचा और 2 Cl, तो हमें क्या प्राप्त होगा, MgCl2। क्या प्राप्त होगा, MgCl2। ठीक है, तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हुई। 2 हाइड्रोजन थे, यहां से ऑक्सीजन मिल गई तो जल का अणु बाहर निकल गया और हमारे पास क्या बचा, Mg और इधर Cl। ठीक है, तो MgCl2 हमें प्राप्त हो गया, तो इसे मैं यहां लिख देता हूं, MgCl2 प्लस H2। अब इसके नाम की बात रही तो देखो Mg को कहते हैं मैग्नीशियम। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी धातु के पीछे कोई तत्व जुड़ता है तो उसके आखिर में आइड आ जाता है। जैसे ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन पीछे जुड़ी है तो इसका मतलब इसके साथ एक वर्ड आ गया आइड, तो ये ऑक्सीजन से क्या बन गई, ऑक्साइड। तो यहां पे नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहां पर मैग्नीशियम तो है ही, लेकिन मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ा है, कैल्शियम। तो अब कैल्शियम पीछे जुड़ा है, तो अब कैल्शियम के लिए क्या आ जाएगा, आइड। तो हमारे नाम क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन पीछे जुड़ी थी, तो क्लोरीन पीछे अगर जुड़ी है तो क्लोरीन किस में चेंज हो जाएगी, क्लोराइड में। तो इस तरह से हमारे अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया हो लेती है और हमारे क्या बन जाता है, लवण। और साथ में देखो जल का अणु भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जांपल और लूं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैं दूसरे धातु का ऑक्साइड ले लूं, ये मिटा देता हूं। अगर मैं जैसे HCl यूज करते हैं और HCl के साथ में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, 2 अणु लिए, तो देखिए क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ये रे, और कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई, तो हमारे H2 तो बाहर निकलेगा और साथ में क्या बन रहा है, देखो 2 Cl यहाँ पे है, इसी तरह से तो हम लिखेंगे इसको, तो 2 Cl है और एक कैल्शियम है, तो क्या बनेगा, CaCl2। ये कैल्शियम और साथ में इसके साथ में 2 क्लोरीन। अब इसको कहते हैं कैल्शियम, बताइए क्या नाम होगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा जो इससे बना है,
तो इसे हम कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में इसके जल भी बना है। सिंपल है, याद रखना आसान है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो गई। इसे लैंग्वेज में जब हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि जब HCl की अभिक्रिया मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करवाई गई तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ करवाई गई तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, और साथ में इसमें जल भी बनता है। ठीक है, सिंपल सी अभिक्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में अम्ल के बाद में क्षार की। क्षार जो होते हैं वो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पॉइंट रहेगा 5th पॉइंट, क्षार की किसके साथ अभिक्रिया है? अधातु ऑक्साइड के साथ। अधातु ऑक्साइड का मतलब देखो, धातु है तो हमें पता चल गई। अधातु का मतलब जितनी भी तरह की गैस है उसके अंदर जब ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहेगी तो उसे हम कहेंगे अधातु ऑक्साइड। ठीक है, जैसे CO2 की बात करते हैं, CO2 में कार्बन होती है, अधातु गैस है, अधातु है और ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये क्या होगी? अधातु का ऑक्साइड हो गई। ठीक है, तो क्षार की जब हम क्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, अधातु ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? वही लवण और जल, लवण और जल प्राप्त। ठीक है, तो अब एग्जांपल के तौर पे बात कर ले तो क्षार के तौर पे हमेशा याद रखिएगा NaOH का ज्यादा उपयोग करें, NaOH। ठीक है, और क्रिया का इसके साथ करवा रहे हैं CO2 के साथ। तो देखिए क्या बनेगा ये हमें पता करना। तो देखिए इसके अंदर भी वहां पे HCl के डबल अणु लिए थे तो यहाँ पे भी NaOH के हमें दुगने अणु लेने, यहाँ पे दुगने अणु CO2 के साथ क्रिया है। इसी को मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्रिया कैसे होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए क्या बना, NaOH कितनी बार है? 2 बार, तो हमने लिख दिया 2 बार NaOH, और साथ में कौन है? CO2। ठीक है, तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि जब भी अम्ल हो चाहे क्षार हो, जब भी धातु ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो उसमें जल तो बनता ही है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं CO2 की इसके साथ क्रिया करवाता हूं, जल का अणु देखिए बाहर निकल रहा है। देखो H के 2 अणु और तो क्या बना? H2O बन गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा? 2 Na बचे, तो Na2, और एक ऑक्सीजन बची है तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी तो CO3 बन जाएगा। ये CO3 इस Na के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? Na2CO3। सिंपल सा है ना? कैसे बना Na2CO3? 2 Na का अणु थे, एक ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई तो CO2 की जगह CO3 हो गया। तो CO3 अणु जो होता है वो इस Na के साथ जुड़ जाता है तो Na2CO3 का निर्माण करता है। तो देखिए Na को कहते हैं सोडियम और CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको यहां पे भी लिख सकते हैं Na2CO3 + H2। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट बन गया और साथ में H2 बन गया। सिंपल सी रिएक्शन है, आपको याद रह जाएगी, बस आपको मेथड या प्रोसेस पता होना चाहिए। इसी का अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहूं तो भी ले सकता हूं, लेकिन ये एग्जांपल सबसे सिंपल है जो आप लोग को याद रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्षार की अधातु के साथ अभिक्रिया हो गई। लैंग्वेज आप बना के लिख ही सकते हो कि जब क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH कि हम जब CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ में उसमें से जल भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्षार की अधातुओं के साथ अभिक्रिया हो गई। 5 पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर अम्ल और क्षार जो है आपस में क्रिया कर ले तो क्या होगा?
तो नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर का होगा अम्ल क्षार अभिक्रिया। अम्ल क्षार की अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया, ठीक है, ये दो नामों से जानी जाती है और एग्जाम में पूछी भी जाती है, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। अम्ल के तौर पे हम बहुत बार कह चुके हैं, अम्ल के तौर पे जब भी बात करते हैं तो HCl लीजिए, ये अम्ल हो गया। क्षार के तौर पे जब भी बात की जाती है तो हम क्या लेंगे, NaOH, ये NaOH ले लिया, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज क्या होती है वो ध्यान से सुनिएगा और वही लिखिएगा कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये अपने गुणों को खो देते हैं, ठीक है, और इस क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो याद रह जाएगा आपको कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। तो देखिए Na क्या करेगा, यहाँ के Cl के साथ क्रिया कर लेगा, देखो क्या बना, Na और Cl। अब क्या बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा और OH बचा है, तो ये हाइड्रोजन अगर OH के साथ जुड़े तो क्या बनेगा, H2O। तो NaCl को हो गया लवण और साथ में H2 बन ही गया। तो कितनी सिंपल अभिक्रिया है, याद रखिएगा। ये अभिक्रिया बाद में वापस आएगी जब हम कहीं टॉपिक पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक में वापस आने वाली द्रव्य विस्थापन के अंदर, इसलिए अभी से याद रखिएगा इसे। तो HCl की अभिक्रिया जब NaOH के साथ करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की दो परिभाषा रहती है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और भी है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो अपने गुणों को खो देते हैं और उसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार के उपयोग, जिसके अंदर हम अलग अलग अम्ल क्षारों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, उसके उपयोग किस तरह से किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे कौन कौन से अम्ल क्षार हैं जिनका उपयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। आप लोग को इससे जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर फिर भी प्रॉब्लम रहे तो कमेंट भी किया जा सकता है।